हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग क्लासेस। आई एम योर जपीत सर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्टैंडर्ड 11th का सब्जेक्ट है ओसीएम चैप्टर नंबर 2 बिजनेस सर्विसेज पर, जिसका ये सेकंड लेक्चर है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी इंश्योरेंस के बारे में। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं पोस्टल सर्विसेज के बारे में, गोडाउन सर्विसेज के बारे में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पोस्ट ऑफिस की अगर हम बात करें तो इट वाज स्टार्टेड इन समथिंग 1764। 1764 में बाय ब्रिटिशर्स ये पोस्ट ऑफिस सर्विसेज इंडिया में स्टार्ट की गई थी फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस, बट ऑफिस राइट इन बॉम्बे। यहां से उसकी शुरुआत हुई थी। कब? 1764 में स्टार्ट हुआ था बॉम्बे में। ठीक है, एंड देन आफ्टर रेस्ट इज द हिस्ट्री। ऐसा समझो कि ये तो रिसेंटली हमारे पास वेरियस ऑप्शंस है कम्युनिकेशन के लिए। मोबाइल फोन्स है, देन आफ्टर ये इंटरनेट फैसिलिटीज है, घंटों तक बात कर सकते हैं, देन आफ्टर वीडियो कॉल, चैटिंग, ये सब ऑप्शंस अभी के हैं, मॉडर्न एज। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर कम्युनिकेशन के। बट ऐसा समझो कि बिफोर 2000 या अप टू 2000 का जो एरा था, जो टाइम था, जब जो कम्युनिकेशन होता था, इट वाज टोटली कंडक्टेड थ्रू द पोस्ट ऑफिस, है ना। मैं जब छोटा था मुझे पता है कि भाई हमने वो पोस्ट बॉक्स में वो लेटर्स वगैरह डाले हैं। दैट वाज द ओनली मीडियम टू कम्युनिकेट। टेलीफोन वगैरह थे, लैंडलाइंस वगैरह सिस्टम था, बट इट वाज नॉट, मतलब ऐसा नहीं कि सबके पास अवेलेबल था। इट वाज मतलब ऐसा है कि भी सोसाइटी में एक दो जगह पर किसी के पास है, तो मतलब इतना फ्री फ्लो कम्युनिकेशन नहीं था। ऐसा समझो कि भाई वो जो टेलीफोन है, पीसीओस थे, एसटीडी होता था, जहां पर जाकर आपको अर्जेंट अगर कोई मैसेज पास ऑन करना है तो वो एसटीडी पीसीओ का यूज किया जाता था। देन आफ्टर 1 रुपी कॉइन बॉक्स का यूज किया जाता था। 1 मिनट में 1 रुपी का कॉइन जाता है, फिर अनदर 1 मिनट का, ऐसा जितनी भी बात करनी है उस हिसाब से आपको। दैट वॉज द टाइम। देन आफ्टर कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा एक नए लेवल पर चला गया। ये जो जेंजी पीपल है, ये मतलब आज के जो मॉडर्न एज है, ठीक है, बच्चे, उनको ये सब चीजें नहीं पता है। उन्होंने डायरेक्ट मोबाइल फोन्स देखे, उन्होंने स्मार्टफोन्स देखे, उन्होंने वीडियो कॉल्स देखे, उन्होंने इंटरनेट फैसिलिटीज देखी है। ठीक है, सो दैट दे आर नॉट अवेयर अबाउट दिस काइंड ऑफ सिस्टम। ठीक है, पोस्टल सर्विसेज से वो मतलब इतना ज्यादा टच में नहीं होंगे। बट बात करें वन ऑफ द मोनोपोली बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज पोस्ट ऑफिस। वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन पोस्ट ऑफिस, लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशन पोस्ट ऑफिस। ठीक है, पोस्टल नेटवर्क है ऑल ओवर इंडिया के अंदर, वो बहुत बड़ा है, बहुत ही ह्यूज है। ठीक है, अब देखो उनकी सर्विसेज हमें सिर्फ इतना पता है कि भाई वो लेटर्स वगैरह कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, हाँ वो तो करते ही है, उसमें भी एक टाइप के नहीं है, देयर आर वेरियस ऑप्शंस इन द लेटर कम्युनिकेशन। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस वो कुरियर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वो बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। हाँ, वो भी हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो जो ये मानता है कि पोस्ट ऑफिस दैट मींस कि वो पोस्ट कार्ड या लेटर्स एक जगह से दूसरी जगह लाना ले जाना उतना ही काम है पोस्ट ऑफिस का, ऐसा नहीं है बेटा। They do provide lot many other services too. ठीक है, हाँ, और सबसे बड़ा क्या है कि भाई वो ट्रस्ट, वो एक भरोसा जो है पोस्ट ऑफिस के ऊपर, है ना, लोगों का, फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस टू, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब बात करें कम्युनिकेशन की पोस्टल लेटर्स के बारे में, तो दे प्रोवाइड सर्विसेज फॉर द जनरल पोस्ट लेटर्स। ठीक है, यहां से हम लेटर लिखा गया, 2-3 दिन में वहां तक पहुंचता है सामने वाले के पास, वो रीड करके फिर वो आंसर करके हमें भेजते हैं। तो वो ऐसा समझो कि 6-7 दिन की एक प्रोसेस होती है जहां पर वो कम्युनिकेट किया जाता था। पहले यही माध्यम था, हालांकि ये बहुत स्लो लगता होगा आपको कि भाई 6-7 दिन में एक बातचीत कंप्लीट होती है, तो मतलब इट्स टू स्लो। हाँ, बट वो जरिया था, और पीपल वेर मतलब कंफर्टेबल विद दैट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। देन आफ्टर उसके पास अदर सर्विसेज भी है, जैसे कि रजिस्टर्ड पोस्ट की बात करें, स्पीड पोस्ट की बात करें,
जिसमें आपकी अर्जेंसी के हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा चार्जेस इसमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। कभी कोई सेंसिटिव चीजें हैं, जैसे कि मतलब रजिस्टर्ड पोस्ट की हम बात करें, तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट चाहिए होगा कि भाई वहां तक पहुंचना चाहिए, जो भी रिसीवर है उसका सिग्नेचर मुझे मिलना चाहिए कि भाई हाँ उनको वो पर्टिकुलर चीज मिल गई है। तो वो रजिस्टर्ड पोस्ट सर्विसेज भी अवेलेबल है ना, उनका साइन किया हुआ जो पर्ची है वो हम तक पहुंचाते हैं। कभी कभी आपको स्पीड पोस्ट करना है, भाई तुरंत अर्जेंटली भेजना है, तो वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है। फास्टेस्ट रूट बाय एयर या अनदर फास्टेस्ट रूट को यूज करके आपकी चीजें पहुंचा देंगे, लेटर्स पहुंचा देंगे। बट इन दिस केसेस, चाहे स्पीड पोस्ट, चाहे मतलब व्हाट कैन से पार्सल सर्विसेज, रजिस्टर्ड पोस्ट, इनमें थोड़ा बहुत चार्जेबल रहता है एज कंपेयर टू नॉर्मल पोस्टल सर्विसेज, ठीक है, बट आपका काम निकल जाता है, ठीक है। रजिस्टर्ड पोस्ट किया, पार्सल सर्विसेज, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल, वन ऑफ दी मतलब एकदम टॉप लेवल का जो एक्सप्रेस पार्सल होता है वो, ठीक है, जहां पर वो हाईएस्ट चार्जेस लेता है अपने कस्टमर से, बट खैर वो आपकी चीजें पहुंचा देता है ऑन टाइम टू द पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। एक चीज रह गई है, दैट इज वैल्यू पेबल पोस्ट, है ना, ये पूछा जाता है बेटा, इसको जरा याद रखना, वीपीपी कहा जाता है। अब वीपीपी बेसिकली जो है, इसका आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो, है ना, ये नोट्स हमने बना के रखी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना, नोट्स है आपके लिए, चैप्टर 2 की ओसीएम चैप्टर नंबर 2 नोट्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। तो ऐसा है कि वीपीपी वैल्यू पेबल पोस्ट की मैं बात कर रहा था, जिसमें जो आप बिजनेस के एंगल से देखना जरा इसको, सपोज आई एम अ ट्रेडर, आई एम अ सप्लायर, तो मेरा जो कैटलॉग होता है, कैटलॉग यानी कि प्रोडक्ट होगी और उसका डिस्क्रिप्शन होगा, प्राइस होगी विद इस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, तो वो मैं अपने कस्टमर्स को, पोटेंशियल कस्टमर्स को भेजूंगा, ठीक है, थ्रू द पोस्ट। ये कैटलॉग मैंने भेजा थ्रू द पोस्ट, देन आफ्टर जो मेरा पोटेंशियल बायर है, if he is interested in the particular product, he will inquire me or he will directly paste the order through the put the order through the post office। मैंने कैटलॉग भेजा थ्रू द पोस्ट ऑफिस, उसने मुझे ऑर्डर भेजा या इंक्वायरी भेजी थ्रू द पोस्ट ऑफिस। आई विल रिस्पॉन्ड टू द पर्टिकुलर क्वेश्चन और अ क्वेरी, और आई विल मतलब सेंड द पर्टिकुलर पार्सल एज पर द ऑर्डर। उन्होंने इंक्वायरी की है तो इंक्वायरी का आंसर मैं करूंगा थ्रू द पोस्ट, और उन्होंने ऑर्डर डाला है तो मैं ऑर्डर का मतलब सप्लाई जो है वो थ्रू द पोस्ट करूंगा, ठीक है। कम्युनिकेशन देख रहे हो, मैंने कैटलॉग डाला थ्रू द पोस्ट, उन्होंने ऑर्डर डाला थ्रू द पोस्ट, मैंने डिलीवरी किया थ्रू द पोस्ट, और वो पेमेंट भी पोस्ट के द्वारा ही करेंगे जो हम तक पहुंच जाएगा। द होल प्रोसेस इज नोन एज वैल्यू पेबल पोस्ट, वीपीपी कहा जाता है जिसको, ठीक है। ये सर्विसेज भी पोस्ट ऑफिस हमें प्रोवाइड करती है। ये सर्विस खास करके बिजनेस पीपल के लिए अवेलेबल होती है, ठीक है। तो ये बात हुई पोस्ट एंड लेटर्स के बारे में। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस जो है दे जस्ट एक्ट लाइक अ बैंक, वो बैंक की तरह काम करता है। जैसे कि बैंक में हम अपना अपार्ट फ्रॉम पोस्टल सर्विसेज, पोस्ट ऑफिस जो है दे ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ बैंक, जिसमें वो रिकरिंग डिपॉजिट है, टर्म डिपॉजिट है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी है, एंड केवीपी यानी कि किसान विकास पत्र, पीपीएफ है। दिस ऑल आर डिफरेंट स्कीम्स प्रोवाइडेड बाय द पोस्ट डिपार्टमेंट, पोस्टल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। जैसे हम बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो हमें मतलब वो एक पूरा क्या मिलता है कि भाई पासबुक मिल जाती है, एटीएम कार्ड मिल जाता है, देन आफ्टर चेकबुक मिल जाती है, ठीक है। इन द सेम मैनर जब हम पोस्ट में अकाउंट ओपन करवाएंगे तो अगेन हमें ये सब चीजें पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगी, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज केवीपी, किसान विकास पत्र, बहुत ही ज्यादा फेमस इन्वेस्टमेंट स्कीम है पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा। इसका बेसिक फीचर ये था कि 8 साल 4 महीने के अंदर पैसे डबल हो जाते हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली देखा जाए तो 9 साल समथिंग हो गए, और पहले जब मतलब अर्ली 2000 की मैं बात करूं तो इट वाज समथिंग 5 to 6 years टू डबल दी अमाउंट। बाय द टाइम धीरे धीरे ये थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ता गया। एज पर द टेक्स्ट बुक डेटा देयर इज 8 years and 4 months टू गेट डबल दी अमाउंट।
तो ये वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिंग फीचर है। सपोज आप आज की डेट में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो केवीपी के अंदर, तो अगले 8 साल 4 महीने के अंदर यू विल गेट योर 10 लाख रुपीस। ठीक है, लाइक दिस पीपीएफ है। देन यानी कि जो लोग इन्वेस्टमेंट स्कीम सोच रहे हैं, रिटायरमेंट स्कीम्स के बारे में देख रहे हैं, वन ऑफ द सेफेस्ट मॉडल। एंड देखो पोस्टल डिपार्टमेंट है तो ट्रस्ट है, लोगों का भरोसा है, आंखें बंद करके आप उसके ऊपर भरोसा कर सकते हो। पैसे कहीं नहीं जा रहे आपके, ना फ्रॉड ना चीटिंग। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मतलब पोस्ट डिपार्टमेंट में कोई घोटाला हो गया, कोई बड़ा कांड हो गया, कुछ भी नहीं, नथिंग एट ऑल। ठीक है, सो लोगों का ट्रस्ट है, 100% ट्रस्ट है उसके अंदर, सेफेस्ट स्कीम है। हाँ, फ्यूचर देख सकते हो उसके अंदर, है ना। हाँ, स्लोली स्टेडीली रिटर्न आपका अक्यूमुलेट होगा। Those are the safe investor. They can definitely look at the post office as an investment option. ठीक है, सो रिकरिंग डिपॉजिट की मैं बात करूँ तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो हर महीने छोटी छोटी अमाउंट को वो अक्यूमुलेट कर सकते हैं, एक साथ बड़ी अमाउंट है नहीं। ठीक है, तो रिकरिंग इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, है ना। आप पोस्ट में कर सकते हो, बैंक में कर सकते हो, अदर एप्लीकेशंस आर आल्सो देयर, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द पोस्ट ऑफिस। तो वहां पर आप रिकरिंग डिपॉजिट का भी अकाउंट ओपन करवा सकते हो। इसके अलावा शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, अलग अलग टाइप की स्कीम्स जो है वो अवेलेबल है। जैसे कि बैंक्स में होती है वैसे ही इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस आपको पोस्टल डिपार्टमेंट में भी मिल जाते हैं। ठीक है, फाइन। अब इसके अलावा हमने क्या बात करनी थी, कल इंश्योरेंस के बारे में बात की थी, आज पोस्टल सर्विसेज के बारे में हमने बात की। नॉट ओनली पोस्टल सर्विसेज, they also provide बीपीपी जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, पार्सल सर्विसेज, कुरियर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज अ मनी ऑर्डर सर्विसेज दे आल्सो प्रोवाइड। ठीक है, मनी ऑर्डर सर्विसेज क्या है? देखो ऐसा है कि आज हमारे पास, पहले तो ये समझ लो भाई मनी ऑर्डर क्या है। तो मनी ऑर्डर ये है कि भाई एक जगह से दूसरी जगह पैसे भेजने के लिए मनी ऑर्डर को यूज किया जाता है। तो आप बोलोगे सर गूगल पे से आप कर सकते हो, एनईएफटी से कर सकते हो, आरटीजीएस से कर सकते हो। ये अभी के ऑप्शन है हमारे पास जिसके हम कर सकते हैं, बट एक टाइम था कि जब पोस्टल डिपार्टमेंट अकेला था कि जो पैसे इधर उधर हमें भेजने के लिए हेल्पफुल था। आज की डेट में इसका जो यूज है वो कम हो गया है, बट खैर है तो सही, आज भी है ये। देयर आर टू टाइप ऑफ मनी ऑर्डर सिस्टम। एक है IMO दैट इज अ इंस्टेंट मनी ऑर्डर, और दूसरा है EMO दैट इज अ ई मनी ऑर्डर। सपोज मैं IMO करना चाहता हूँ, इंस्टेंट मनी ऑर्डर करना चाहता हूँ, लिमिट क्या है? क्योंकि मिनिमम 1000 से लेकर 50,000 रुपए आप पूरे इंडिया में यहाँ से कहीं पर भेज सकते हो। ओके, क्या फॉर्मेलिटीज रहेगी उसमें? फॉर्मेलिटीज में यह है कि भी जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्म रहेगा वो हमें फिलअप करना होगा, पैसे जितने हमें ट्रांसफर करने हैं वो पोस्ट डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा, एंड जो चार्जेस है, फीस उनकी है वो हमें पे करनी होगी। ठीक है, सेंडर जो है वो फीस पे करता है दोनों में। इतना करने के बाद वो हमें एक एनवेलप प्रोवाइड करेंगे विद सीक्रेट कोड। ये सीक्रेट कोड जो है वो हमें अपने जो रिसीवर है उनके साथ शेयर करना है। वो अगले दिन किसी भी डेजिग्नेटेड पोस्ट डिपार्टमेंट में जाकर, पोस्ट ऑफिस में जाकर क्या है कि वो सीक्रेट कोड प्रेजेंट करेगा, अपना फोटो आईडी प्रेजेंट करेगा, देन आफ्टर ही विल रिसीव द मनी। दिस इज द सिस्टम। ठीक है, हाँ, आज आप बोलोगे कि सर आरटीजीएस कर सकते हो, आप एनईएफटी कर सकते हो, आप गूगल पे कर सकते हो, देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल। बट खैर ये टाइम था कि जब ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती थी, है ना। राखी के टाइम पर ये बहुत चलता था, बहन उधर से राखी भेजते थ्रू द पोस्ट, इधर से भाई जो है वो पैसे भी भेजता था थ्रू द मनी ऑर्डर। मैंने देखा, अपने पापा को देखा, मेरे घर में खुद ऐसा ये सिस्टम फॉलो किया जाता था, सो दैट आई नो वेरी वेल। ठीक है, फाइन। अब दूसरा आता है EMO दैट इज ई मनी ऑर्डर। आई मीन व्हाट इज दैट? हाँ, ई मनी ऑर्डर। ई मनी ऑर्डर का क्या फ़र्क है इंस्टेंट और इसके अंदर? पैसे की अमाउंट का फ़र्क है। देखो जब उसमें 1000 से 50,000 तक आप रेमिट कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसमें 1 रुपये से लेकर 5000 रुपीज़ जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2 ये है कि ये जो है ना वो अगले दिन उसके घर तक, मतलब रेसिडेंशियल एड्रेस पर पैसे उनको पहुंचाए जाएंगे ई मनी ऑर्डर में। ओके, एंड पॉइंट नंबर 3 इज दैट कि अगर हम चाहे तो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके भी ये कर सकते हैं,
और अगर आप फिजिकली विजिट करके पोस्ट ऑफिस में जाकर फॉर्म फिलअप करके पैसे ट्रांसफर करना चाहते हो तब भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द मनी रेमिटेंस आई मीन टू से ट्रांसफर, एक जगह से दूसरी जगह पर पैसे भेजने का एक बेहतर ऑप्शन है थ्रू द पोस्ट ऑफिस। मनी ऑर्डर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको 2 से 3 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है, याद रखना। और ये जो पोस्टल सर्विसेज है उसमें से वीपीपी एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो जरा लर्न कर लेना। अब आते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज द टाइप्स ऑफ गोडाउन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, 3 to 5 मार्क्स के लिए एक्सपेक्टेड है ये क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। पहली बात तो गोडाउन सर्विसेज से वाकिफ हो आप सभी लोग, राइट, जहां पर चीजें रखी जाती है, स्टोर की जाती है, दैट इज कॉल्ड एज अ गोडाउन। ओके, टाइप्स क्या क्या है, देखो 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप देखना चाहते हो तो देयर आर 2, प्राइवेट गोडाउन्स होते हैं, पब्लिक गोडाउन्स होते हैं। कस्टम ड्यूटी के बेस पर अगर देखना चाहते हो तो अगेन 2, कस्टम ड्यूटी पेड गोडाउन होते हैं और बॉन्डेड गोडाउन होते हैं। और तीसरा, अगर आप यूजफुलनेस के हिसाब से देखना चाहते हो तो जनरल पर्पस वाला जो गोडाउन है वो, एंड स्पेशल गोडाउन चाहते हैं। सो टोटल 2 ऐसे करके 6 अलग अलग टाइप के गोडाउन्स होते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट वन, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। प्राइवेट गोडाउन, देखो भाई मेरा खुद का अपना गोडाउन है जहां पर मेरी ओनरशिप है, तो मैं अपना गुड्स वहां पर स्टोर करूंगा, आम जनता का नहीं, पब्लिक का नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट गोडाउन है, मेरी अपनी ओनरशिप है। फाइन, वेरी इजी, सिंपल। बहुत सारे दुकान वालों का आपने अपना प्राइवेट गोडाउन देखा होगा, है ना। इट्स अ कॉमन टर्म और कोई ये बड़ी बात नहीं है, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कोई टॉपिक नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है। प्राइवेट गोडाउन होना या इट्स नॉट अ बिग डील, प्राइवेट गोडाउन जहां पर ऑनर अपना खुद का गुड्स जो है वो स्टोर करता है। ओके, फिर आता है पब्लिक गोडाउन। पब्लिक गोडाउन वो जगह है कि जहां पर सिर्फ हम नहीं, हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे जो है लोग अपना गुड्स वहां पर स्टोर कर सकते हैं। हाँ, हमें है कि भी उसको रेंट पे करना पड़ेगा, सरकार को रेंट पे करना पड़ेगा, हम अपना गुड्स वहां पर स्टोर कर सकते हैं। बट थिंग इज दैट कि आप अकेले नहीं होंगे, आपके साथ और भी लोग होंगे वहां पर ये फैसिलिटी को यूज करने वाले, क्योंकि ये पब्लिक गोडाउन है, दैट्स व्हाई। अगर बात करें पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी के हिसाब से, तो कस्टम ड्यूटी आप जानते होंगे कि जब इंपोर्टेड गुड्स होता है ना, बाहर से फॉरेन से जब कोई गुड्स आता है और आपको इंडियन टेरिटरी में लाना है तो पहले कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, फिर आप अंदर ला सकते हो। तो देयर आर 2, ठीक है। मान लीजिए कि ये बॉर्डर है, ठीक है, यहाँ पर एक गोडाउन है, वो है कस्टम ड्यूटी पेड वाला गोडाउन है, और ये एक गोडाउन है जो बॉन्डेड गोडाउन है, ठीक है। बॉन्डेड मतलब विदाउट कस्टम ड्यूटी पेड, और ये यहाँ पर कस्टम ड्यूटी कलेक्ट की जाती है, ठीक है। और ये है इंडिया, ठीक है। यहाँ पर इंडिया में लाने से पहले आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा। कस्टम ड्यूटी पे किया और बहुत सारे लोगों ने अपना गुड्स जो है वो यहाँ पर रखा है, तो दिस गोडाउन इज नोन एज अ कस्टम ड्यूटी पेड गोडाउन, है ना। हमने बाहर से फॉरेन से गुड्स आया, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी पे कर दी, पे करने के बाद ये गोडाउन में माल रखा है, अभी दूसरे दिन हम यहाँ से निकाल के अपने गोडाउन तक लेकर जाएंगे। ओके, नॉट अ बिग डील। हाँ, ये क्या है भाई, क्योंकि ये कस्टम ड्यूटी पे करने से पहले एक गोडाउन आता है, वो है बॉन्डेड गोडाउन। ये गोडाउन में भी माल रखा है बहुत सारे लोगों ने, जिसके ऊपर अभी तक कस्टम ड्यूटी पे नहीं की है या नहीं करना चाहते। हाँ, सब सुना आपने, क्योंकि ये जो गुड्स है वो एक्चुअली हमें इंडिया में अंदर लाना ही नहीं है। अच्छा, हाँ, खास करके वो कि जिनको री एक्सपोर्ट करना है। री एक्सपोर्ट समझते हो आप लोग? मैंने कहीं फॉरेन से गुड्स मंगवाया, बट वो हमारे लिए नहीं है, हमें किसी और कंट्री में भेजना है, तो उसको री एक्सपोर्ट बोला जाता है।